गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस परी 2023 की है वो टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने आज तक है वो 18 टेस्ट कर लिए हैं और आज का हमारा 19वां टेस्ट है वो रहने वाला है। ये आपके जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करेंगे। इसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चन लेके आती हूँ हर रोज़ के मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाती हूँ, लेकिन ये एक सिर्फ नंबर है 20। इसमें जो इस क्लास होती है इसमें हम क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कवर करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ तो इससे रिलेवेंट बनने वाले सारे के सारे 5 से 6 क्वेश्चन है मैं आपको नोट डाउन करवाती हूँ। मैं हर क्वेश्चन के की पॉइंट है वो आपको लिखवाती हूँ, किस लिए, ताकि एक क्वेश्चन के रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे आपके तैयार हो जाएं। इसलिए हम ज़रूर 20 क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हम लगभग 50 क्वेश्चन है वो हर एक क्लास में कवर करते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सारों के सारे टॉपिक्स का आपका रिवीजन होगा। सारे टॉपिक्स पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा। जैसे आपने एक टेस्ट किया, आपने ये टेस्ट नंबर 19 लगाया, तो इसमें जो क्वेश्चन आए जिस टॉपिक से जिस सब्जेक्ट से रिलेटिव थे, तो आपने जब उसका रिवीजन किया तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैम ने ये क्वेश्चन इस प्रकार हमें दिया था, इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, उसमें इस टॉपिक में इस चीज़ के बारे में बताया था, इसमें ये की पॉइंट है जो हमें रिवाइज करनी है अच्छे से, इनसे क्वेश्चन है वो बनता है। तो इस प्रकार आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा मजबूत बनेगी। तो अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी की सारी क्लासेज हैं आज लें, ताकि आपकी तैयारी है वो और अच्छे से आगे बढ़े। चलिए आज का जो टेस्ट है हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट नंबर है 19। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन है साइंस टेक के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व भारत में नैनो तकनीक के जनक क्रमशः हैं रिचर्ड फिलिप फिनमेन व गर्ड बिनिंग, प्रोफेसर नोरिया तानीगुची व CNR राव। रिचर्ड फिलिप फिनमेन व CNR राव, गर्ड बिनिंग व प्रोफेसर नोरिया तानीगुची। सबसे पहले तो मैं आपको नैनो तकनीक के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, जो आपसे क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं। जैसे अगर नैनो तकनीक में कणों का आकार आपसे पूछ ले, काफी बार पूछा जाता है कणों का आकार। और ये जो RSS भी बोर्ड है उसमें तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके जैसे पटवारी का एग्जाम हो गया, ग्राम सेवक का हो गया, और आपके जो कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, इनमें जो क्वेश्चन होते हैं इनमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो नैनो तकनीक में कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। 100 नैनोमीटर इसका आकार होता है। अगर हमसे पूछ ले कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अगर हमसे मीटर में नैनो कणों का आकार पूछ ले, ये तो नैनोमीटर में कणों का आकार था, अगर मीटर में कणों का आकार पूछ ले, मीटर में कणों का आकार, तो वो फिर आकार आपका कितना होगा, वो फिर आपका होगा 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, ये जो मैंने कणों का आकार है आपको किस में बताया था, नैनोमीटर में बताया था। अगर मीटर में पूछ ले तो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर। और ये भी बता दिया कि इससे ये कैसे बना, तो 1 नैनोमीटर में कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर होती है। तो 1 नैनोमीटर में होता है तो 10⁻⁹ मीटर, तो ये 10⁻⁹ मीटर आ गया। 100 नैनोमीटर का क्या बन गया, 10⁻⁷ मीटर बन गया। तो कणों का आकार कितना हो गया मीटर में पूछे तो ये हो गया। दूसरा कि जो नैनो है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोना। नैनो का जो वर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है बोना। अब आपसे पूछा जाता है कि विश्व में नैनो तकनीक के जनक कौन है, तो विश्व में नैनो तकनीक के जनक है आपके रिचर्ड फिलिप फिनमेन। रिचर्ड फिलिप फिनमेन विश्व में नैनो तकनीक के जनक है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में नैनो तकनीक के जनक कौन है, तो भारत में नैनो तकनीक के जनक है CNA राव। CNA राव। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा कि जो आपसे पूछा है नैनो तकनीक के जनक विश्व में रिचर्ड फिलिप फिनमेन, वह आपके भारत में CNR राव। अब इसमें 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं आपको, वो कौन से कि जो आपकी नैनो तकनीक है
विश्व में जो नैनो तकनीक के जनक तो आपके कौन है, रिचर्ड फिलिप फिनमैन है। लेकिन जो नैनो तकनीक शब्द है वो किसने दिया था, तो अगर ये पूछ ले कि नैनो तकनीक शब्द किसने दिया था, तो वो तो आपका दिया था प्रोफेसर नोरियो तानिगुची ने। शब्द की पूछ ले तो शब्द किसने दिया था, प्रोफेसर नोरिया तानिगुची ने। ये जो इम्पोर्टेंट है ये आपको क्या करने चाहिए, नोट डाउन करने चाहिए, काफी इम्पोर्टेंट है। और भारत में नैनो तकनीक के जनक मैंने आपको बता दिया CNR राव है। और जो एक इसमें और आया है गर्ड बिनिंग, गर्ड बिनिंग ने क्या किया था, इन्होंने STM जो सूक्ष्मदर्शी है उसके आविष्कार है, कौन है, गर्ड बिनिंग। तो चारों के चारों जो ये वैज्ञानिक है इनके मैंने कार्य बता दिए कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, और आपको नैनो जो तकनीक है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने इजी वे में समझाने के बाद आपको समझ में ना आए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रडार एवं इनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में असुमेलित है। इस साइड है वो रडार दे रखे हैं और इस साइड इनके कार्य दे रखे हैं कि ये किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है। भारिणी रडार, भारिणी रडार है वो पहाड़ी क्षेत्रों में निगरानी के लिए प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सही दे रखा है। रोहिणी रडार है वो भारतीय वायुसेना द्वारा जो यूज में होती है 3D रडार है, प्रयुक्त 3D रडार है। अश्लेषा मार्क फर्स्ट है वो पहाड़ी, रेगिस्तानी, ठंडे व गर्म सभी परिस्थितियों में सक्रिय रडार है। और जो रेवती रडार है कारमोता श्रेणी के सी पर लगाया गया 2D रडार है, ये इन्होंने गल दे दिया, ये 2D नहीं ये 3D रडार है। तो आपका असुमेलित कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। ये जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे रडार से हो गए, सैटेलाइट से हो गए, यानी कि आपके जो प्रेक्षण यान है उनसे हो गए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एक साइड में नोट डाउन करना चाहिए और उनको बार बार रिवाइज करना चाहिए ताकि आगे कभी भी एग्जाम में आए तो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है DNA के कटे भागों में से छोटे वांछित टुकड़ों को पृथक करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में DNA खंडों को देखने हेतु इसे निम्नलिखित में से किससे अभिरंजित किया जाता है। अगर हम बात करें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि, तो जो इस विधि से DNA खंडों को देखा जाता है और इसके लिए जो इथिडियम ब्रोमाइड है, कहाँ पे, इथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन है फर्स्ट, इससे अभिरंजित किया जाता है। इससे अभिरंजित करके है जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, इन किरणों के यानी विकिरणों के प्रभाव में उन्हें लाया जाता है। और जब ये अभिरंजित DNA खंड इनके प्रभाव में आते हैं, इनके प्रभाव में आने से चमकीले नारंगी रंग में दिखाई देते हैं, चमकीले नारंगी रंग में, जो नारंगी रंग की ये पट्टियां सी बन जाती हैं और उन पट्टियों में ये जो खंड है ये रूप में दिखाई देते हैं, पट्टियों के रूप में अच्छे से दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये तो बने गया कि जेल है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इन्हें पृथक करने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड का। ये इनका यूज करने पर यानी इससे अभिरंजित करने पर जो आपके DNA के खंड है वो कैसे पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव में लाए जाएंगे और फिर वो चमकीले नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देंगे। तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन बन गए। पूछ सकते हैं कि कौन सी विकिरणों के प्रभाव में लाया जाता है, पराबैंगनी विकिरणों के, किस रंग के दिखाई देते हैं, नारंगी, चमकीले नारंगी रूप में, और कणों के रूप में दिखाई देते हैं, पट्टियों तो पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। यहाँ पर है जो लॉन्चिंग व्हीकल दे रखे हैं और यहाँ पे सैटेलाइट दे रखे हैं। तो हमें बताना क्या है कि इन सैटेलाइटों को किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया है। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है उपग्रह प्रेक्षण यान थर्ड, उपग्रह प्रेक्षण यान थर्ड है, इससे रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो आपका ए में आ जाएगा 2। संवर्धित उपग्रह प्रेक्षण यान यानी ASLV है, इसके द्वारा किया गया था SROSC से, SROSC को लॉन्च किया गया था ASLV से। ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान यानी PSLV से किसको किया गया था, इससे किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को, ये तो आप सभी को पता है। भू समकालीन उपग्रह प्रेक्षण यान यानी GSLV, तो GSLV से किसे किया गया था, इसे किया गया था इडूसैट से। तो आपका
ए में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ए में 2, बी में आपके 3, सी में 1 और 4 आपके डी में 4। तो ये आपका जो नीचे कूट होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर ये आपको याद नहीं है तो आप इनको नोट डाउन जरूर कर लें। और इस क्लास के जो पीडीएफ होते हैं वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवाती हूं, ताकि इसका आप बार बार रिवीजन कर सकें। और साथ में ही इसी चैनल पर मैं आपको कोई भी एग्जाम से रिलेवेंट कोई भी अगर अपडेट होती है वो तुरंत वहाँ पे मैं देती हूँ। साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट की पॉइंट होते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटिव या फिर किसी एक टॉपिक से रिलेवेंट, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ, ताकि वो टॉपिक भी आपके क्लियर हों और आपके एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बने तो आपके बिल्कुल सही हो जाए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी नहीं है? रैम, केस मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क और रोम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक मेमोरी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, फ्लॉपी डिस्क है वो प्राथमिक मेमोरी नहीं है। तो जो प्राथमिक मेमोरी होती है, फिर वो जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है, सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है। इसमें कंप्यूटर की जो कार्यप्रणाली से जुड़ी हुई जो भी आधारभूत सूचनाएं होती है, आधारभूत सूचनाएं होती है या फिर कंप्यूटर द्वारा जो भी सूचनाएं संग्रहित की जाती है वो इससे डायरेक्ट जुड़ी होती हैं। और अगर इसे प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी है ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी होती है उससे अधिक होती है। द्वितीयक से अधिक गति होती है किसकी? प्राथमिक मेमोरी की। तो आप ये भी याद रखना कि प्राथमिक मेमोरी की गति है वो द्वितीयक मेमोरी से अधिक होती है। अब आप देखेंगे कि प्राथमिक मेमोरी में क्या क्या आती है, तो रैम आती है, केस मेमोरी आती है और रोम आती है। जो फ्लॉपी डिस्क है ये द्वितीयक मेमोरी में आती है। इसके साथ साथ और कौन सी? इसके साथ साथ जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क भी किस में आती है? द्वितीयक में आती है। सीडी हो गई, सीडी रोम हो गई और सीडी आर हो गई, ये सारी क्या? ये द्वितीयक मेमोरी है। तो इन्हें भी आप याद रखें। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में से सत्य कथन हमें चुनना है। वर्ष 2020 में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया। तो क्या ये आपके लिए सही है? ये बिल्कुल सही बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन कब हुआ था? 2020 में। वर्तमान में राजस्थान पर्यटन नीति 2020 जारी है, ये भी बिल्कुल सही है। उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा राज्य बजट में की गई। तो ये आपका गलत है, उदयपुर में नहीं, ये जैसलमेर में की गई है, जैसलमेर में। तो जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा राज्य बजट में की गई है। एक आपके जो पर्यटन विकास कोष है, पर्यटन विकास कोष, तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि पर्यटन विकास कोष में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन में फिर क्या हो गया कि ए और बी तो सही है लेकिन सी है वो गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है थर्ड कि केवल ए व बी सही दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में से असत्य कथन हमें छांटना है। भारत में कपड़ा उद्योग के लिए सरकार ने वर्ष 2021-22 के जो केंद्रीय बजट था उसमें मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क यानी मित्रा योजना MITRA मित्रा योजना की घोषणा की थी। मित्रा योजना का मुख्य उद्देश्य कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाना व रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना है। मित्रा योजना के तहत 5 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें जो असत्य हमें बताना है, तो आपका फर्स्ट ए बी दोनों सत्य हैं। इन्होंने सही बोला है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में मित्रा योजना की घोषणा की गई थी। मित्रा योजना के अगर उद्देश्य पूछ ले तो क्या थे? कपड़ा उद्योग में विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाना, रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना यानी उत्पन्न करना, कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना,
ये सब इसके क्या थे, उद्देश्य थे। अगला है कि मित्रा योजना के तहत 5 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपका गलत दे रखे 5 वर्ष नहीं, इसमें क्या होगा 3 वर्ष। 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो हमसे पूछा है असत्य कथन, तो ओनली सी है वो असत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th, केवल सी है वो असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस समिति की सिफारिश पर थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए चुना गया? रंगराजन समिति, केलकर समिति, अभिजीत सेन समिति और उर्जित पटेल समिति। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो एक निश्चित समय सीमा में वस्तुओं तथा सेवाओं की जो कीमतें होती हैं, उसमें वृद्धि तथा मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति उसमें कमी, ये जब चीजें हैं वो क्या कहलाते हैं, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति है वो कहलाती हैं। ये थोक बाजार की जो कीमती सूचनाएं होती है उसी पर बेसिस होती हैं, उस पर बेस्ड होती हैं। और जो इसका उपयोग है वो भंडारकर्ता, थोक व्यापारी हो गया, थोक व्यापारी हो गया, और जो संपूर्ण हमारी अर्थव्यवस्था है उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। पहले जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है वो थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI पर आधारित थी, यानी इसके उपयोग से ही किसका, मुद्रास्फीति का माप किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जो आपकी उर्जित पटेल समिति है उसने WPI के स्थान पर है, क्या, CPI को मुद्रास्फीति की आधारिक माप की मांग कर दी थी। तो अब थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI है, वो मुद्रास्फीति की आधिकारिक माप का आधार है, वो बन गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 4th हो जाएगा कि उर्जित पटेल समिति के कहने पर। राइट आंसर ऑप्शन 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विद्युत प्रसारण तंत्र किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक समूह, एशियन विकास बैंक यानी ADB, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी और KfW। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th, KfW, जो कि जर्मनी की है, जर्मनी की संस्था है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 4th। और ये परियोजना है वो अक्टूबर 2015 से शुरू है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में महिला शिक्षण विहार कार्यक्रम राज्य के किस जिले में संचालित है? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर और झालावाड़। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th, झालावाड़। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया। इसमें से सही जो कथन दिया हुआ है उसको हमें चुनना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। गलत है, जो मूल कर्तव्य का उल्लेख है वो मूल संविधान में था ही नहीं। तो आपका ए तो इसमें सही नहीं है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था, बिल्कुल सही है। लेकिन आपके भारत में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी सिफारिश पर 10 इन्होंने तो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 10 मूल कर्तव्य है उनको जोड़ा गया था। और इसका अगर उल्लेख पूछ ले तो 10 मूल जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान के भाग 4(1) में और अनुच्छेद 51(a) में जोड़े गए थे, सम्मिलित किए गए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो आपको याद रखना है कि सरदार स्वर्ण समिति थी, उसने तो 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने 10 मौलिक कर्तव्य वो जोड़े गए, भाग 4(1) में और अनुच्छेद 51(a) में जोड़े गए थे।
जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उस समिति में सदस्य कितने, टोटल 12 सदस्य थे। हो सकता है आपसे पूछा जा सके, तो आप इसे एक साइड नोट डाउन कर लीजिए। टोटल 12 सदस्य थे, जिसमें से ही एक कौन थे, आपके अध्यक्ष, जो सरदार स्वर्ण सिंह थे। तो टोटल 12 सदस्य थे, अध्यक्ष के अलावा कितने, 11 सदस्य थे। इसमें और क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य है उसमें संशोधन कब हुआ था। तो इसमें आपका 86वां जो संविधान संशोधन है 2002 में हुआ था, उसमें एक संशोधन करके एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें क्या था कि जो माता पिता या कोई बच्चों का संरक्षण है, वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये जो प्रकृति है वो वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य है उनकी प्रकृति वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसमें आप है वो इसे लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति है वो न्यायपालिका में नहीं जा सकता। तो आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका राइट आंसर बी और सी सही दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। केवल बी व सी है वो इसमें सही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, लोकहितवाद, संसदीय शासन व्यवस्था और अवशिष्ट विषय। अगर मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करूं तो उससे क्या क्या चीज ली गई है हमारे संविधान में, मूल अधिकार, इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो आपकी न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता, और जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत वो भी यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, और जो उच्चतम न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है उनको पद से हटाया जाना, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनके जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाया जाना, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी आपके यूएसए से लिया गया है। इसके साथ ही जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मूल अधिकार, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, उपराष्ट्रपति का पद, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों को पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पुनरावलोकन की स्वतंत्रता या फिर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये 3 चीजें इसने सही दे रखी है। अब और ये चीज है संसदीय शासन व्यवस्था, अवशिष्ट विषय, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके लिए गए हैं कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से। इसमें जो केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट जो शक्ति है उनका केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट जो विषय शक्ति है उनका केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और हाईकोर्ट का जो परामर्शी न्याय निर्णय होता है वो भी किससे लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभापति का चुनाव उनके सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 1/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके कानून बना सकती है। 1954 से 56 में लॉटरी द्वारा 2/3 सदस्यों को सेवानिवृत्ति प्रदान की गई थी। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। तो इसमें हमें सही नहीं है, यानी जो गलत दिए वो कथन बताने हैं। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव उनके सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। तो जो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्य है वो होता ही नहीं है, उसका सदस्य नहीं होता। यानी जो अनुच्छेद 64 है, अनुच्छेद 64 व अनुच्छेद 89, इसके अनुसार जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये गलत हो गया। दूसरा कि राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा उपस्थित मतदान करने वालों के 1/3 नहीं 2/3, ये आपका जो अनुच्छेद 349 है उसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य सूची का कोई भी अगर विषय है,
राज्य सूची का कोई भी विषय है तो उसमें जो राष्ट्रीय महत्व का हो कोई भी सूची तो उसमें राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वालों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, फिर उस पर कानून बना सकती है। तो ये भी आपका गल दे दिया। वर्ष 1954 व 56 में लॉटरी द्वारा 2/3 सदस्यों को सेवानिवृत्ति प्रदान की गई थी। आपके जो राज्यसभा है तो पहली राज्यसभा गठित कब हुई थी? 1952 में हुई थी, पहली राज्यसभा गठित हुई थी। और जो अनुच्छेद आपका 83 है, 83 के आधार पर 1954 से 56 में लॉटरी द्वारा कितने 2/3 नहीं 1/3 यानी 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्ति प्रदान की गई थी। तो आपका सी भी गलत है, लेकिन डी इन्होंने सही दे रखा है। तो आपका ए, बी और सी सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। ये इन्होंने गलत दे रखे हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये चीज मैंने आपसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में टेस्ट में एक क्वेश्चन में डिस्कस की थी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सही नहीं है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत धन विधेयक के बारे में बता देती हूँ। धन विधेयक है उसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में। अब अगर पूछे कि धन विधेयक कब कब लाया जा सकता है, तो किसी कर को लगाना हो, किसी कर को लगाना हो, हटाना हो, उस कर में वृद्धि करनी हो, कर में कमी करनी हो, या फिर उस कर को समाप्त करना हो, ये हो गया। या फिर कोई उधार देना या उधार लेना हो, कोई संचित निधि पर किसी भी व्यय को भारित करना हो, या फिर संचित निधि से धन है वो निकालना हो। तो इन सब के लिए क्या लाया जाता है? धन विधेयक लाया जाता है। और आपका जो अनुच्छेद 110 है उसमें ये स्पष्ट रूप से दिया गया है कि शुल्क से संबंधित कोई भी धन विधेयक नहीं होता, यानी शुल्क अथवा कोई जुर्माना है तो उससे संबंधित विधेयक है वो धन विधेयक है नहीं होते। तो आपको ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है जैसे कर से संबंधित है, उधारी से संबंधित है, संचित निधि से संबंधित है, तो आपको शुल्क से संबंधित पूछा जा सकता है। तो शुल्क और जुर्माने से संबंधित कोई विधेयक है तो वो धन विधेयक नहीं होते। 110 है, इसमें लिखा गया है, बताया गया है कि कोई भी जो विधेयक है धन है या नहीं है इसका निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है और इसका निर्णय ही वो अंतिम होता है। तो आपका ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है। और इसमें क्या बताया गया है, जो अनुच्छेद 110 है इसमें भी यह भी उल्लेखित किया गया है कि लोकसभा से पारित होने के बाद जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसे धन विधेयक होने का प्रमाण पत्र है वो देता है। तो ये भी आप याद रखिए, अगर आपसे पूछ ले कि प्रमाण पत्र कौन देता है तो आपका लोकसभा अध्यक्ष है वो धन विधेयक होने का प्रमाण पत्र है वो देता है। और जो आपका अनुच्छेद 117 है, अनुच्छेद 117 है उसमें उल्लेखित किया गया है कि जो 110 में परिभाषित धन विधेयक है, क्योंकि परिभाषा 110 में है, तो जो परिभाषित धन विधेयक है उस विधेयक को लोकसभा में रखे जाने के से पूर्व है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है और उसकी स्वीकृति के पश्चात ही लोकसभा में रखा जाता है। तो ये भी इन्होंने सही बता दिया कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें क्या लेनी पड़ती होती है? स्वीकृति के पश्चात ही लोकसभा में रखा जाता है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो ये सी भी गलत हो गया आपका कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से स्वीकृति के पश्चात ही लोकसभा में रखा जाता है और इस पे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा है सही नहीं है, यानी ए और सी है आपके गलत है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ए और सी ये आपके गलत दे रखे हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, यानी हटा सकता है।
तो अगर इसकी नियुक्ति की बात करें तो ये तो इन्होंने फर्स्ट तो बिल्कुल सही दे रखा है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह पर करता है, ये आप नोट डाउन करना, सलाह पर करता है मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल की सलाह पर यह नियुक्ति करता है। और इसे पदच्युत राष्ट्रपति नहीं कर सकता, बल्कि जो कि सर्वोच्च न्यायालय आता है आपका, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके न्यायाधीशों को जो हटाए जाने की प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया से इसको पद से हटाया जाता है। तो आपका जो गलत हो गया, सही नहीं है, वो ऑप्शन है फोर्थ है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण थे। राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण थे। राजस्थान में अब तक 12 राज्यपालों को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। कथन सही है वो हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर राज्य का जो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल है वो जगत नारायण थे, बिल्कुल सही है। कब थे ये, 1970 में बने थे प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। राजस्थान में अब तक 12 राज्यपालों को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जा चुका है, बिल्कुल सही है। पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। इनका जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल पूछा जा सकता है 2004 से 2007, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो इन्होंने तीनों के तीनों सही दे रखे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 या 65 वर्ष तक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, और 8 वर्ष। तो आपका राइट आंसर होगा कि जो 5 वर्ष है, ऑप्शन है फर्स्ट। 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकता है लोकायुक्त। लेकिन आप एक चीज याद रख सकते हैं कि जो मार्च 2008 में जो भाजपा सरकार थी, उन्होंने लोकायुक्त के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया था, 8 वर्ष से कर दिया गया था बढ़ा करके। लेकिन फिर बाद में 7 मार्च 2019 को जो राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त संशोधन अध्यादेश 2019 आया था, उसमें वापस फिर 8 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया था, 5 वर्ष से कर दिया था। तो अब वर्तमान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस सरकार ने और कब है वो लोकायुक्त का कार्यकाल है और कितना किया था। तो भाजपा सरकार ने मार्च 2008 में कितना किया था, 8 वर्ष किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1977 में भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में अभी तक 5 व्यक्तियों ने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है। राजस्थान में अभी तक 4 बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसमें सही कथन हमें चुनना है। तो हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो आपके जो राज्य में 1977 में भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, ये बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके में जो भी क्वेश्चन आपको की पॉइंट लिखवाऊं वो आपको नोट डाउन करनी है। पहले क्या नोट डाउन करना है, भैरव सिंह शेखावत है वो सीकर से थे। कहाँ से थे, सीकर से थे। और ये आपके क्या थे, ये जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे, जनता पार्टी से 1977 में बने थे। तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। पहली बार ये बने थे 22 जून 1977 में। और कब तक बने थे, ये रहे थे 16 फरवरी 1980 तक। 1980 तक दो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे पहली बार। तो इनका जो कार्यकाल है आपको याद रखना है। दूसरी बार है, अगर आपसे डेट याद ना हो तो आपको सन तो याद रखनी है कि 1977 से 1980 में बने थे। उसके बाद ये 1990 से 1992 में दूसरी बार बने थे, सेकंड बार बने थे। और एक क्या याद रखना है कि 1993 से 1998 में ये कब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तीसरी बार। तो इनका जो कार्यकाल आपको याद होना चाहिए। जो भैरव सिंह शेखावत सीकर से थे, जनता पार्टी से मुख्यमंत्री थे, बने थे सबसे पहले 1977 में बने थे। और दूसरी बार ये 1990 से 1992 में बने थे। तीसरी बार 93 से 98 में बने थे। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें फिर दूसरा क्या बोला है
इसमें बोला है कि राजस्थान में अभी तक 5 व्यक्तियों ने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है। तो ये पांचों के पांचों आपको याद होने चाहिए। इसमें 5 कौन कौन से थे? पहले थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम में पालीवाल कब बने थे? पालीवाल 1952 में बने थे। 1952 में बने थे। पहले ये क्या थे? मुख्यमंत्री, बाद में उप मुख्यमंत्री बने थे। दूसरे की बात करें तो हरिशंकर भाबड़ा। ये कब बने थे? ये 1993 में बने थे। आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, रिवीजन करना और ये आपको याद करना है। तीसरा बने थे बनवारी लाल बेरवा। ये कब बने थे? ये 2002 में बने थे। चौथे कौन बने थे? कमला बेनीवाल। ये कब बनी थी? ये बनी थी 2003 में। और 5वें हमारे जो अभी पिछले बने थे सचिन पायलट। और ये कब बने थे? ये बने थे 2018 में। तो पांचों के पांचों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आगे बढ़े और इसमें तीसरा पॉइंट क्या था कि राजस्थान में अभी तक 4 बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। 4 बार प्राप्त किया जा चुका है और चारों बार प्रस्तुत भी 4 बार किया और प्राप्त भी 4 बार किया। चारों की चारों बार प्राप्त किया था। अब देखे कब 1990 में, फिर दोबारा 1990 में और फिर 93 में, 1993 में और फिर कब? 2009 में। तो 4 बार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 4 बार ही प्राप्त किया गया। तो इसमें तीनों के तीनों सही दे रखे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया? अप्रैल 2005, अप्रैल 2006, मई 2006 और अप्रैल 2007। राइट आंसर होगा आपका 13 अप्रैल 2006। 13 अप्रैल 2006 को गठन किया गया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का अगर हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे है? जयपुर में है। और इसमें है वो एक तो मुख्य आयुक्त होता है और अन्य आयुक्त होते हैं वो 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है और एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। अगर इनके मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की अगर वो पूछे कार्यकाल पूछे तो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी इनकी पहले हो तो वही इनका कार्यकाल होता है, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष। और उनके अपने पद पर पुनर्नियुक्ति है वो नहीं हो सकती। तो ये इसके बारे में जो की पॉइंट थे आपको मैंने एक बार रिकॉल करवा दिए कि कब गठन हुआ? 13 अप्रैल 2006 को। हेडक्वार्टर जयपुर में। नियुक्ति राज्यपाल करता है, समिति की सिफारिश पर करता है। मुख्य आयुक्त एक होता है और अन्य आयुक्त है वो 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। ये अपने पद पर पुनर्नियुक्ति के भी पात्र नहीं होते। कार्यकाल 3 से 65 वर्ष जो भी पहले हो। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6ठी विधानसभा भंग हो जाने के फलस्वरूप राज्य में पहली बार 1980 में विधानसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ। बिल्कुल सही दिया हुआ है। 12वीं विधानसभा चुनाव में संपूर्ण राज्य में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों से यानी ईवीएम से मतदान करवाया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। 12वीं विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 2003 में। संपूर्ण राज्य में प्रथम बार ईवीएम से मतदान करवाया गया था। सुमित्रा सिंह प्रथम व एकमात्र महिला है जो राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष रही हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाए ए, बी और सी। इसमें पूछा है सही, तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या है, हम सभी को पता है कि जो अध्यक्ष बनी थी वो तो सुमित्रा सिंह, प्रथम व एकमात्र महिला अध्यक्ष। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि उपाध्यक्ष जो कि प्रथम व एकमात्र महिला विधानसभा की उपाध्यक्ष बनी, कब बनी? 1998 में बनी। और कौन बनी? तारा भंडारी। काफी इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा सिंह तो हम सभी ने याद रख रखा है, लेकिन तारा भंडारी है कुछ ही बच्चों को याद है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहली महिला
उपाध्यक्ष राज्यसभा की और एकमात्र, तो वो है तारा भंडारी जो कि 1998 में बनी थी। तो आपको ये भी याद रखना है। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करवा दिए। इसके साथ मैंने आपको अलग से फैक्ट की पॉइंट अलग से क्वेश्चन करवाए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि ये जो क्लास है, जो मैं एफर्ट डाल रही हूँ, बच्चों के लिए काम आ रही हैं। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।